जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक इंटरमीडिएट के यूनिट 7 पी ब्लॉक से लिया गया है, जिसे हैलोजन फैमिली या 17वें वर्ग के तत्व कहा जाता है। इस हैलोजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली का अध्ययन करने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के प्रारंभ में और वीडियो के अंत में बोर्ड से जुड़े हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला को पूछा गया है, जो लगातार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पी ब्लॉक के 17वें वर्ग के तत्व। इससे कम से कम एक लॉन्ग आंसर, जैसे डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक से जुड़े हुए कौन से प्रश्न हैं जो हमें आते हैं और क्या हमें इस टॉपिक के बारे में अधिक जानकारी है, क्योंकि ये प्रश्न लगातार बोर्ड में आ रहे हैं तो आपको आना चाहिए, क्योंकि समय कम है। तो देखते हैं कि आपको कौन से प्रश्न आते हैं। क्या आप जानते हैं कि हैलोजन किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? और अगर आपको यह पता है कि किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? या फिर डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण की प्रक्रिया बताइए, इसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक के बारे में बताइए। हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? हैलोजन जो गैसें होती हैं या हैलोजन जैसे ब्रोमीन आपने लैब में देखा होगा, लाल भूरे रंग की होती है, बैगनी रंग की वाष्प के साथ आयोडीन होते हैं, आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं चमकदार बैगनी रंग के होते हैं, तो ये रंगीन प्रकृति के होते हैं क्यों? या फिर क्लोरीन के विरंजक गुण के बारे में बताइए कि वो ब्लीचिंग कैरेक्टर कैसे प्रदर्शित करता है। क्लोरीन जीवाणुओं का नाशक है क्यों? या क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के बारे में बताइए कि कौन कौन से ऑक्सी अम्ल बनाते हैं क्लोरीन या हैलोजन परिवार, या एंटा हैलोजन यौगिक कौन से हैं। तो क्या आपकी स्थिति कुछ इस तरीके से हो गई है? अगर इस तरीके से आपकी स्थिति हो गई है तो पेपर में क्या आप छत देखेंगे? तो नहीं, आपको हम छत देखने के लिए नहीं कहेंगे। लगातार वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको जो भी प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे जिनके उत्तर इस वीडियो में उपलब्ध हैं। तो पूरे संपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में खत्म करने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। तो फ्लोरीन परिवार या हैलोजन परिवार के बारे में बात करते हैं। तो 17वें वर्ग के तत्वों को फ्लोरीन परिवार या हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। यानी इनके कोषों की बात की जाए तो इन परमाणुओं के कोषों के जो कोष होता है, अंतिम कोष, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो NP5 में प्रवेश पाता है। इसी तरह इस परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन तत्व पाए जाते हैं। एक और तत्व है, वो रेडियो एक्टिव तत्व है, उसको UUS से प्रदर्शित किया गया है, जिसके बारे में अभी कोई कंफर्मेटिव सूचना नहीं है, कोई कलेक्टिव स्टडी या एजुकेशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बस एक प्रैक्टिकल संबंधित सूचनाएं हैं जो विशिष्ट होती हैं, जिनको अभी कोर्स में शामिल नहीं किया गया। तो हम ये मान सकते हैं कि इस परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटीन ही तत्व पाए जाते हैं, जिसमें एस्टेटीन जो तत्व होता है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इस परिवार में सभी अधातुएं हैं, परंतु आयोडीन और एस्टेटीन में धात्विक चमक पाई जाती। मैंने अभी बताया कि आयोडीन में बैंगनी रंग की चमक पाई जाती है, तो ये धात्विक चमक की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार इन तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व समुद्री जल से लवण के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जो लवण के रूप में प्राप्त होते हैं, हैलस जीनियस, यानी समुद्र से प्राप्त होने वाले। हैलोजन शब्द जो है वो लिया गया है ग्रीक भाषा से। तो ग्रीक भाषा के शब्द हैलस जीनियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि समुद्र के लवण से
प्राप्त होने वाले यानी समुद्री लवण से प्राप्त होने वाले तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मुख्य रूप से हैलोजन जो ये तत्व हैं ये समुद्र के लवण से ही प्राप्त होते हैं। आपको पता है कि जो नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से बनाया जाता है, तो जो नमक होता है उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर्याप्त मात्रा में रहती है, तो वहीं से आता है। इसी प्रकार जो एस्टेटीन तत्व है मैंने अभी बताया कि वो रेडियो एक्टिव तत्व है और यह अल्प मात्रा में पाया जाता है, एक तरीके से दुर्लभ तत्व होता है। इसका अर्ध आयुकाल केवल 8 घंटे होता है। 8 घंटे में जो इसकी प्रारंभिक मात्रा है उसका आधा रह जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8 घंटे में ये खत्म हो जाता है। मान लिया आपके पास 100 ग्राम है तो 8 घंटे बाद ये 50 ग्राम बचेगा, अगले 8 घंटे बाद ये 25 ग्राम बचेगा, अगले 8 घंटे बाद ये 12.5 ग्राम बचेगा। धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होता चला जाएगा हर 8 घंटे में एस्टेटीन तत्व। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं कि हैलोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने अभी बताया कि हैलोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो p उपकोष में प्रवेश पाता है। उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np5 होता है। इनकी जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। इस तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p5 होगा। क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा। ब्रोमीन जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4p5 होगा। इसी तरह अगर आयोडीन का करें तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 होगा। तो हर बार आप देख रहे हैं कि जो उपकक्षाएं हैं उनमें p ही है, लेकिन जो कक्षाएं हैं वो 2 3 4 5 यानी LMNO इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो अगला जो तत्व है एस्टेटीन जिसका परमाणु क्रमांक है 85 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और देखिए कि अंतिम में कौन सा उपकोष प्रवेश पाता है, कौन सी कक्षाएं आती हैं। तो O के बाद P आएगा यानी 6p5 आना चाहिए। तो आप करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत है तो आप बताइए क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं तो आप बाउ के नियम का जो वीडियो पढ़ा है उसको देखिए, आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी उपलब्धता की। तो मैंने अभी बताया कि ये समुद्र में लवण के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये प्रकृति में उपलब्ध रहते हैं। लेकिन ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व हैं, इसके कारण ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए नहीं जाते। ये सदैव संयुक्त अवस्था में भूपर्पटी और समुद्र के जल में पाए जाते हैं। इनके जो प्रमुख अगर अयस्क की बात की जाए तो क्रेओलाइट की बात है और कार्नेलाइट है, टोपाज है, ये सब इनके प्रमुख अयस्क हैं। जो क्रायोलाइट है वो फ्लोराइड अयस्क है, प्रमुख फ्लोराइड अयस्क है। कार्नेलाइट जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड उसमें होता है। तो इस तरीके से अलग अलग अयस्क हैं जो कि अलग अलग उसके लिए काम करते हैं। बात होती है कि फ्लोरीन से आयोडीन, यहाँ जो IS लिखा है I2 होना चाहिए। फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर अणुओं के मध्य जो वंडरवाल बंध होता है उसका मान बढ़ने लगता है। फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर अणुओं के मध्य लगने वाले वंडरवाल के मान में वृद्धि होती जाती है। इसी कारण जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में और आयोडीन और एस्टेटीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वंडरवाल बल का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अणु जो हैं एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिसके कारण भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होने लगता है, यानी वो गैस से ठोस की ओर परिवर्तित होने लगते हैं। कण एक दूसरे के पास आएंगे और जितना कण एक दूसरे के पास आते जाते हैं वैसे वैसे वो पदार्थ ठोस होते जाते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आयोडीन जो है वो आणविक ठोस है। अगर क्रिस्टल ठोस संरचना की बात करें तो किस प्रकार का क्रिस्टल है आयोडीन?
तो बेटा वो आणविक ठोस है, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य लगने वाला वंडरवाल बल अत्यधिक अधिक है, इसके कारण वो एक दूसरे के सन्निकट हैं, कण जो हैं एक दूसरे के सन्निकट हैं। अब प्रश्न पूछा गया है आपसे कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, तो उसका कारण है कि हैलोजन इसलिए रंगीन होते हैं क्योंकि उनके बाह्य कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर यानी निम्न ऊर्जा कोश से उच्च ऊर्जा कोश में चले जाते हैं, जिसके कारण वो विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षाओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसके कारण फ्लोरीन और क्लोरीन हरे पीले रंग की गैस दिखाई देती है, ब्रोमीन लाल भूरी द्रव हो जाता है और आयोडीन बैगनी रंग के रूप में दिखता है, बैगनी क्रिस्टल ठोस के रूप में। अगर आयोडीन को गर्म किया जाए तो बैगनी रंग की वाष्प निकलती है। तो कुल मिलाकर ये जो सभी हैलोजन तत्व हैं वो रंगीन प्रकृति के होते हैं। हैलोजन इसीलिए रंगीन दिखाई देते हैं। इनके आयन की बात नहीं कर रहे हैं हम, इन ये तत्वों की बात कर रहे हैं कि जो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, वो हरे पीले रंग की दिखती है, ब्रोमीन लाल भूरा द्रव होता है, आयोडीन बैगनी रंग का ठोस होता है, जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में जो आयन होते हैं वो रंगीन प्रकृति के होते हैं। यहां पर आयन नहीं है, यहां पर उस मूल तत्व की बात की जा रही। वो तत्व जब रखा होता है तभी हमको इस तरीके के रंग को दिखता है और दृश्य प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आणविक संरचना की बात करते हैं। आणविक संरचना में अभी हमने बताया कि जो वंडरवाल बल होते हैं वो फ्लोरीन से आयोडीन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये अणु किस तरीके से होते हैं? ये अणु होते हैं अध्रुवी और इनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। फ्लोरीन F सिंगल बॉन्ड F, क्लोरीन Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ब्रोमीन Br सिंगल बॉन्ड Br और आयोडीन I सिंगल बॉन्ड I बनाता है। तो ये द्विपरमाणु हैं, यानी F2Cl2 Br2 I2। तो ये जो हैलोजन तत्व होते हैं वो अध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति वाले द्विपरमाणु गैस होते हैं। इनमें वाष्पशीलता की प्रकृति पाई जाती है, ये सभी वाष्पशील होते हैं, परंतु अगर इनका परमाणु क्रमांक बढ़ा यानी फ्लोरीन से आयोडीन की ओर गए तो इनके गलनांक और क्वथनांक तो बढ़ते जाते हैं परंतु इनकी वाष्पशीलता में कमी आती जाती है। यानी ये आसानी से वाष्पित तो हो जाते हैं, लेकिन अगर इनका अणुभार बढ़ता जाएगा यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से अणुभार भी बढ़ेगा और अणुभार जब बढ़ता जाएगा तो इनके गलनांक क्वथनांक तो बढ़ते जाएंगे लेकिन इनकी वाष्पशीलता में कमी आएगी। ये सभी जो तत्व होते हैं ये अधातुएं होती हैं, परंतु आयोडीन में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, उनमें धात्विक गुण प्रदर्शित होते हैं। कौन कौन से धात्विक गुण प्रदर्शित होते हैं? अभी हमने आपको बताया कि इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो आयोडीन बैगनी रंग का क्रिस्टल ठोस पदार्थ होता है जिसमें आणविक ठोस होते हैं। ये कौन से ठोस होते हैं? आणविक, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं यानी आणविक ठोस होते हैं। ये आयोडीन में धात्विक चमक पाई जाती है, चमकदार होते हैं। आयोडीन I+ और I3+ आयन अवस्था बनाता है और अगर प्लस अवस्था बना रहा है जैसे Na+ है, Mg2+ है तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह आयोडीन अगर प्लस अवस्था बना रहा है I+ या I3+ तो इसका भी जो यौगिक बनेगा वो क्षारीय गुण का होगा। आयोडीन में धनात्मक गुण होने के कारण ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करने लगता है और जो क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं वो धात्विक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जितने भी अधातु हैं वो अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। कार्बन की जो गैस है CO2 अम्लीय प्रकृति की है, सल्फर की जो गैस है अम्लीय प्रकृति की है, फ्लोरीन जो हाइड्रोजन के साथ बनाती है अम्लीय प्रकृति की होती है, लेकिन जो आयोडीन के धनात्मक गुण के कारण ये क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करने लगता है। आगे बढ़ते हैं तो इसके हाइड्राइडों के
प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि इसके हाइड्राइड किस तरीके के होते हैं, तो आप रोज पढ़ते आ रहे हैं HCl, HBr, HI, HF, यानी HX प्रकार के ये हाइड्राइडों का निर्माण करता है जो वाष्पशील प्रकृति वाले होते हैं और सहसंयोजी होते हैं। H सिंगल बाड F, H सिंगल बाड Cl, H सिंगल बाड Br, तो सिंगल बाड होता है यानी सहसंयोजी बंधों को ये प्रदर्शित करते हैं। और इस वर्ग के जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं और प्रबल अम्ल बनाते हैं, प्रबल अम्लीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनके जलीय विलयन में सरलता से प्रोटॉन मुक्त हो जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण तथा अपचायक क्षमता दोनों बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल आक्सीकारक है जबकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रबल अपचायक अम्ल है। ये याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल आक्सीकारक अम्ल है जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड प्रबल अपचायक अम्ल है। इसको कहीं लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हाइड्रोजन, अगर आपसे पूछा जाए, कहीं ऑप्शन पूछा जाए कि निम्न में से कौन प्रबल आक्सीकारक अम्ल है तो HF, और निम्न में से कौन प्रबल अपचायक अम्ल है तो HI। कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आक्सीकारक क्षमता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है, इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो प्रबल आक्सीकारक अम्ल बनाता है जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड प्रबल अपचायक क्षमता वाला अम्ल बनाता है। आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखो ये अपचायक गुण नहीं पाए जाते, परंतु यह ऊष्मीय रूप से सबसे अधिक स्थायी होता है। अगर गर्म किया जाएगा, थर्मली देखा जाएगा, तो थर्मली सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल कोई अम्ल है तो वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, केवल हाइड्रोजन फ्लोराइड ही कांच से मिल क्रिया कर उसे घोलने में सक्षम होता है, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच के अंकन के लिए किया जाता है, नंबरिंग के लिए किया जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसके गुण क्या है, उसको जांचने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कभी भी लैब में हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच में नहीं रखा जाता। जैसे ही आप कांच में रखेंगे थोड़ी देर बाद उस कांच में छेद हो जाएगा, वो अम्ल बह जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्ल जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल आक्सीकारक अम्ल है, इसलिए जो कांच होता है उसमें उपस्थित पदार्थों का वो आक्सीकरण कर देता है और इसके कारण वो जो होते हैं वो नष्ट हो जाता है। कांच की जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को कभी भी कांच के बोतलों में नहीं रखा जाता, उसे प्लास्टिक की बोतलों में रखेंगे और दूसरी चीज़ों में रखेंगे, लेकिन कांच की बोतलों में हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन गैस के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरीन गैस क्या है? सबसे पहले 1774 में कार्ल सीले द्वारा क्लोरीन की खोज की गई थी और ये हरे पीले रंग की गैस के रूप में निकली थी। उसके बाद बर्थोले ने इसे ऑक्सी म्यूरिएटेड गैस कहा, ऑक्सी म्यूरिएटेड गैस कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनका मानना था कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका पुराना नाम था म्यूरिएटेड अम्ल, उससे निकलती है, उसका प्रमुख अवयव है। तो बिल्कुल उसका अम्ल है, उसका अवयव है ही। हाइड्रोजन क्लोराइड में उपस्थित जो क्लोरीन है वही अभिक्रिया करके बाहर निकलती है, तो इसीलिए उसको ऑक्सी म्यूरिएटेड गैस कहा गया। और वो प्राप्त कहाँ से होती है? ऑक्सी म्यूरिएटेड अम्ल से। तो ये लिख लीजिए कहीं पर कि हाइड्रोजन क्लोराइड का पुराना नाम म्यूरिएटेड अम्ल है, तो इसी का अवयव है क्या? क्लोरीन गैस। कैसे मिली? कि इस गैस को जलाने, ये गैस जो है जलने में सहायक नहीं होती, लेकिन अगर पानी में घुल दी जाए, यानी क्लोरीन गैस पानी में घुल जाए, तो ये अम्लीय उत्पाद का निर्माण करती है जिसे क्लोरीन जल कहते हैं। और क्लोरीन जल का जो काम है वो आप जानते ही हैं कि जीवाणु नाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्विमिंग पूल में ये पाई जाती है, थोड़ी मात्रा में मिला दी जाती है, जिससे पानी में उपस्थित जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो प्रयोगशाला में जब कार्ल सीले ने अपनी प्रैक्टिकल किया, उन्होंने देखा कि किस तरीके से क्या हुआ, तो उन्होंने ये पाया कि प्रयोगशाला में मैग्नस ऑक्साइड की सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस निकल जाती है। MnO2 की अगर अपक्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाए तो क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती। कैसे? 4HCl
प्लस MnO2 एरो बन जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त हो रही है। ये हरे पीले रंग की तीखी गंध वाली गैस होती है जो नाक, गले, फेफड़े आदि में विषाक्त प्रभाव डालती है। विषाक्त प्रभाव का मतलब जहरीला प्रभाव, जहरीली गैस होती है। इनसे अगर अधिक सूंघ ले तो व्यक्ति की मृत्यु तक संभव है। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है। क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कर कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। कौन सी अपक्रिया है? Cl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तो बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं क्या होता है जबकि क्लोरीन की अपक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं? तो बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। Cl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaOCl2 प्लस H2O। इसी प्रकार इसके आक्सीकारक गुण हैं। कैसे परिवर्तित करोगे आयोडीन से आयोडिक अम्ल? तो आयोडीन का सूत्र है I2 और आयोडिक अम्ल का है HiO3। यहाँ पर जो आयोडीन है इसकी संरचना को देखते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या अभिक्रिया बनेगी? 5Cl2 प्लस I2 प्लस 6H2O एरो क्या बनेगा? 2HiO3 प्लस 10HCl। 10 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाएंगे, यानी गैस के रूप में ये मुक्त हो जाएंगे HCl, और 2HiO3 का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन आक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। 2Ki प्लस Cl2 एरो I2 प्लस 2KCl। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक आवेश था आयोडीन का 2KCl में, आयोडीन पर -1 आवेश था, वो परिवर्तित हो गया शून्य में I2 में। इसी तरह गर्म एवं शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर कराई जाए क्लोरीन से तो सोडियम क्लोरेट का निर्माण होता है। 6Cl2 प्लस 6NaOH बन जाएगा 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस TH2। ये जितनी भी मैंने 4 अपक्रियाएं लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या होता है जबकि यह अलग अलग तरीके से पेपर में पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने इन अपक्रियाओं को लिखा है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में ये आने वाली हैं। इनमें से कोई एक अपक्रिया आपके पेपर में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो इसके विरंजक गुण की बात करते हैं। तो जो इसका विरंजक गुण है वो सदैव नम वातावरण में काम करता है, यानी क्लोरीन हमेशा नम वातावरण में ही पदार्थों के रंगों को, तो पदार्थ में कौन से हैं? रेशम है, ऊन है, पंख है, इनके रंगों को उड़ा सकता है नम वातावरण में। शुष्क वातावरण में क्लोरीन विरंजक गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जल के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करता है, और अगर जल नहीं है तो ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी, और ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी तो विरंजक गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए सदैव जो है क्लोरीन नम वातावरण में ही विरंजक गुण प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? Cl2 प्लस H2O एरो 2HCl प्लस O, और यही जो O है वो रंगीन पदार्थों के साथ अपक्रिया करके उसे रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है इसमें? आप चित्र देख रहे हैं। इसमें 4:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शुष्क वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड रखा होता है, और इस क्यूप्रिक क्लोराइड के उच्च ताप पर ये दोनों गैसें आपस में अपक्रिया करती हैं और उसके परिणाम स्वरूप क्लोरीन गैस को मुक्त कर देती हैं। अब क्लोरीन गैस में कई सारी अन्य अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की अन्य अशुद्धियां होती हैं। तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले इस गैसीय मिश्रण को ठंडा किया जाता है, शीतलन कक्ष में भेजा जाता है। उसके बाद इसमें उपस्थित जो अन्य धूल कण या अन्य धावन वाली अशुद्धियां हैं जो आसानी से पानी में घुल जाती हैं, उनको धावन कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर जल में घुलनशील अशुद्धियां सरलता से घुल जाती हैं और घुलने के पश्चात वो नीचे बैठ जाती हैं। अब जो क्लोरीन गैस में आई
नमी है उस नमी को दूर करने के लिए उसे शोषण कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल को अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार 10 से 15% सांद्रता की जो कुल आयतन की जो गैस होती है, कुल आयतन में 5 से 10% या 5 से 15% तक की गैस, क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हो जाती है, जिसे बाहर पृथक कर लिया जाता है। तो वही चीज है कि इस विधि में 4:1 के अनुपात में वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां क्यूप्रिक क्लोराइड को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है, जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब क्रिया होती है 4HCl प्लस O2, एरो एरो के ऊपर CuCl2 और 450 डिग्री सेल्सियस ताप बन जाएगा 2H2O प्लस 2Cl2, 2 क्लोरीन अणु मुक्त हो जाएंगे। कुल आयतन का 5 से 10% भाग ही क्लोरीन में परिवर्तित करता है, जिसे शुद्ध कर धावन कक्ष द्वारा इसमें घुलनशील अशुद्धियों को दूर कर और शोषण कक्ष द्वारा इसके नमी को दूर कर इसे एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। लेकिन आधुनिक समय में इस विधि का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसमें कई सारी अन्य गैसों की अशुद्धियां रह जाती हैं, जिन्हें धावन या शोषण कक्ष द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। तो आगे बढ़ते तो बात करते हैं अंतः हैलोजन यौगिक की। तो अंतः हैलोजन यौगिक कौन से होते हैं? ऐसे हैलोजन यौगिक जिनमें केवल हैलोजन उपस्थित होता है, इसके अलावा कोई नहीं। अब समान हैलोजन नहीं होता, Cl2 नहीं होता, वहां पर होगा FCl, यानी एक फ्लोरीन होगा एक क्लोरीन होगा, या हो सकता है कि 3 फ्लोरीन हो 1 क्लोरीन हो। तो ऐसे संरचना वाले जो द्विआंगिक यानी 2 प्रकार के हैलोजन से मिलकर बने हुए यौगिक जो सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं और उनका सूत्र AXN होता है, ऐसे द्विआंगिक हैलोजन सहसंयोजी बंध वाले यौगिक जिनका सामान्य सूत्र AXN होता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? अंतः हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। अब इसमें अगर A परमाणु की बात की जाए, A किस प्रकार का हैलोजन होगा, तो उसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है और उसकी वैद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। यानी बड़ी परमाणु त्रिज्या का मतलब जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा। इसी प्रकार जो X परमाणु होता है उसकी परमाणु त्रिज्या कम होती है और उसकी वैद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लेकिन आयोडीन नहीं होगा। तो इनमें जो N का मान होता है वो होता है 1 3 5 7, यानी विषम संख्या है, वो भी 1 3 5 7, ना ज्यादा ना कम। अब यहां पर जैसे उदाहरण है ClF, Br, F3, IF5, IF7। तो यहाँ बेसिकली हम बात करते हैं IF7 की, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने IF7 का संरचना पढ़ी और उसमें यह बताया गया कि इसमें sp3d3 संकरण पाया जाता है और इनका जो बंध कोण होता है वो 72 अंश और 90 अंश होता है। तो 2 प्रकार के बंध कोण पाए जाते हैं और इनका जो संकरण होता है वो sp3d3 होता है। अगर इसकी भौतिक अवस्था की बात की जाए तो ये रंगहीन गैस होती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो भी अंतः हैलोजन यौगिक होते हैं वो अजलीय विलायक की भांति काम करते हैं। इसमें अधिकांश जो अंतः हैलोजन होते हैं वो द्रव अवस्था में होते हैं, कुछ गैसें हैं और कुछ ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे BrF3 की बात करें तो ये पीले रंग का द्रव पदार्थ है, जबकि IF5 की बात करें तो ये भी गैस है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के बारे में टिप्पणी पूछी जा सकती है कि क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल क्या है। तो वे अम्ल जो क्लोरीन और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण प्राप्त होते हैं, ऐसे अम्ल जैसे आपने HCl पढ़ा तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित। तो ऐसे अम्लों का निर्माण जिसमें क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन और आयोडीन पाए जाएं, यानी फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं है क्योंकि उसके परमाणु त्रिज्या का आकार छोटा होता है, तो बचे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऐसे हैलोजन परमाणु अम्ल का निर्माण करें जिनकी संरचना में ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, तो ऐसे अम्लों को ऑक्सी अम्ल कहा जाता है।
तो हम बात करते हैं केवल क्लोरीन का लेके बात करते हैं। तो क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन 4 प्रकार के ऑक्सी अम्लों का निर्माण करते हैं। पहला होता है हाइपोक्लोरस अम्ल, HOCl, एक ही Cl परमाणु इसमें पाया जाता है और ऑक्सीजन भी एक होता है और हाइड्रोजन भी। अगले में ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो अब हो गया है HClO2 यानी क्लोरस अम्ल, फिर हो गया है HClO3 क्लोरिक अम्ल, और लास्ट में हो गया है HClO4 पर क्लोरिक अम्ल, यानी 1 2 3 4 कौन बढ़ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आणविक रूप से इनके संख्या 1:1 है। ऑक्सीजन जो है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 होती चली जा रही। इनमें अम्लीय गुण क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं। हम इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, और जिनमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक पाई जाएगी उनकी अम्लीय प्रकृति सबसे अधिक होगी। तो उस हिसाब से पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है 7 + 7, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन जो है वो 8 हो गए माइनस के, हाइड्रोजन घट गया तो उसमें बचा 7। तो क्लोरीन पर जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ रही है वो आ रही है +7। तो +7 पर क्लोरिक अम्ल पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या पर क्लोरिक अम्ल पर है, इसलिए इसकी अम्ल की प्रकृति सबसे अधिक है, क्योंकि इसमें अम्लीय गुण जो होते हैं ऑक्सी अम्लों में वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या पाई जाएगी वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो लगातार पेपर में पूछे गए हैं, जैसे कमरे के ताप पर हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अवस्था में होता है, क्यों? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करता है, इसके कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता, इसलिए यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन ऑक्सीकारक है, क्यों? या फिर क्या होता है जबकि आयोडीन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है? तो आपने अभी पढ़ा पीछे कि आयोडीन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या होता है? आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्लोरीन की क्रिया अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है? तो मैंने अभी बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया क्लोरीन से कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। या क्लोरीन ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा कि क्यों ऑक्सीकारक है, तो इसके क्वेश्चन वीडियो के प्रीवियस सेक्टर्स में पड़े हुए हैं, प्रीवियस पॉइंट्स में आप वहां जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप तुरंत मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। कैम माइंड साइनिंग आउट।